अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, जो कि काफ़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हब्स की सूरत हाल है, घुटन की सूरत हाल है। भारत की जो दूसरी जानिब आबी जारियत है वो जारी है, जिसके बाद पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का इजाफा होने लगा है, जो कि हम देखते हैं कि हर साल भारत की जानिब से आबी जारियत की जाती है। तो दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में भी मजीद इजाफा हो चुका है। सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव इस वक्त 83,570 क्यूसेक है। उधर बालाई इलाकों से बारिशों का जो पानी है वो सिंध में दाखिल हुआ है और इससे बैराजों पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल हो गई है। सैलाबी रैला 6 से 7 रोज में सखर बैराज पहुंचेगा, लेकिन सैलाब का कोई भी खतरा नहीं है। जबकि कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। तो जम्मू के इलाके से पाकिस्तान दाखिल होने वाले नाला डेक में भी शदीद तुग़यानी का खतरा है। नाला डेक के करीब देहाती इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर हम कराची के मौसम की बात करें तो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। तो 24 घंटों के दौरान शहर में दिन के औकात में मतलब जुज़वी अबर आलूद और रात में अबर आलूद रहेगा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, जबकि पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं, जिसमें गुजरांवाला है, चूनिया है, आरिफ वाला है और जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर बादल खुलकर बरसे। जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम इससे खुशगवार हो गया था, लेकिन फिर हमने देखा कि काफ़ी हब्स हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में आज भी वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। तो इस मौसम में जो तिब्बी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं, नींबू पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश यही करें कि बाहर के जो आपके काम हैं उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। बाहर के जो खाने हैं वो भी कम खाएं। फूड पॉइजनिंग का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, तो अपनी एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क का नक्शा बदलना है तो नवाज शरीफ को लाना है। बिजली, गैस, चीनी और आटा महंगा, अब हम किससे फरियाद करें। और गोल्फ टेस्ट, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का श्रीलंकन टीम पर भरपूर वार। और नाजरीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगानिस्तान में TTP की महफूज पनागाहों और पाकिस्तान में आज़ादाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए तंबीह की है कि इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से भी मौसर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अगर दोहा मुआहदे की बात करें तो उसमें किए गए वादों के मुताबिक अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के इर्तिकाब के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अब हम आते हैं मुल्की सियासत की तरफ, जहां पर हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है। अगर हालात साजगार रहते हैं तो फिर मुल्क में जनरल इलेक्शन की गहमा गहमी सिर्फ चंद दिनों की बात है। वफाकी वज़रा अब तवातर के साथ ऐसे बयानात देते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की मुद्दत में हरगिज़ इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में इंतखाबात वक्त पर करवाने पर इतफाक़ किया गया है और साथ ही साथ जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं वो अगस्त के दूसरे हफ्ते में तहरील करने की तजवीज़ पर भी बातचीत की गई है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्तों में भी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर बात की गई। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को मौका दिया गया तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। और चेयरमैन PTI पर उन्होंने तनकीद की और कहने लगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई बल्कि ईंट से ईंट बजाई है। दूसरी जानिब सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2018 के तजर्बे ने मईशत और रिवायात को तबाह कर डाला है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के बाद होंगे। अब आते हैं परवेज़ खटक की जानिब। जब से परवेज़ खटक को तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाला है तो वो सख्त गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। नैब की बात करें तो नैब ने मुतअद्दिद अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन के केसेस बंद कर दिए हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार इसार राना साहब ने, उनसे इस हवाले में मजीद बात करेंगे। साथ बहुत वक्त के लिए पाकिस्तानी सियासत पर तो बात करेंगे, लेकिन जो योब में पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए, फिर पाक फ़ौज की जानिब से अफगानिस्तान को तंबीही पैगाम भी पहुँचाया गया है। बार बार हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो इस खत्ते में जो अमन है और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो अफगानिस्तान के अमन पर ही मबनी हैं। तो किस तरह से मामला सॉर्ट आउट होंगे। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा ईरान का दौरा भी मुकम्मल हो चुका है। अब देखिए, बात यह है कि जो ये अफगानिस्तान की जानिब से हमले हैं
इसको अगर आप जो हमारी इस इलाके की इस खित्ते की सियासत है उसके साथ जोड़ के देखें तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। जितनी तेजी से चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक जानिब बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली अमेरिका और जो दीगर कुव्वतें उन्हें कबूल नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दानिस्ता ये छेड़छाड़ हुई है ताकि खित्ते का जो अमन है वो खराब हो। और आर्मी चीफ साहब ने दुरुस्त बात की है कि अगर बार बार अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर पाकिस्तान को यह हासिल है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत, अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करे। और ये बरवक्त है और मेरा ख्याल है कि अब वार्निंग के बाद अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है इसार साहब, अभी मुल्क की सियासत की कुछ बात कर लेते हैं। इलेक्शंस के हवाले से अगर आइन की सही रूप पर अमल किया जाए तो फिर तो ये बात कहने की जरूरत ही ना पड़े कि असेंबली की मुद्दत को बढ़ाया नहीं जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, निगरान सेटअप भी आने वाला है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, बात ये कि जो आइन की रूह की जो बात है ना, तो आइन तो मेरा ख्याल है फौज शुदगान में से एक चीज है पाकिस्तान में। अदरवाइज पंजाब और केपीके के अंदर इंतखाबात कब के हो गए होते आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी। लेकिन अफसोस के आइन और सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत ने जिस बुरी तरह इन दोनों का हशर नशर किया है वो तारीख में हमेशा याद रहेगा। और अब अगर वो ये कहते हैं कि जी ऐसा हमें वक्त से पहले छोड़ देंगे तो वो नहीं छोड़ने, आखिर कब तक चिपके रहेंगे, आखिर कब तक इस तरह ये चलता रहेगा, उन्हें भी इस बात का पता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इंतखाबात तो अब होने हैं। लेकिन मुझे फिलहाल खैर अभी भी इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आइन अगर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है तो फिर आइन की इज्जत और हुर्मत जो है वो होनी चाहिए थी। अब नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं निगरान सेटअप की बात की जा रही है, अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, या हो सकता है फिर अचानक ही कोई फैसला किया जाए। तो निगरान सेटअप पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, आपको लगता है इनमें इत्तेफाक हो जाएगा? नहीं, देखिए बड़ा लतीफा है कि जी उनमें इत्तेफाक हो जाएगा। वो कौन इत्तेफाक करने वाले हैं भाई? जिन्होंने फैसला करना है निगरान सेटअप का, उन्होंने फैसला करना है कि वजीर आजम कौन आएगा। ये जो इन्होंने एकदम एक कहा कि जी सीनियर सियासतदान वजीर आजम होना चाहिए, ये इस बात की ये कोई अवाम को नहीं सुना रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं कि उनकी नजर में सीनियर सियासतदान होना चाहिए। क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद सियासतदानों से हट के कोई निगरान वजीर आजम आ रहा है, और अगर वो आता है तो डेफिनेटली अगर वो सियासतदान नहीं है तो ये इन लोगों के जो मुफादात हैं उस पर जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्होंने परसों जो है मुश्तरका जो का फैसले किया था उसमें किया था कि सीनियर सियासतदान वजीर आजम होना चाहिए। अब जिसने वजीर आजम इसार साहब कुछ खबरें तो यही गर्दिश कर रही हैं कि कुछ सीनियर सहाफी हैं, कोई एंकर पर्सन हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं, उनका नाम भी आ सकता है। जी, मियां आमिर साहब का नाम भी आ रहा है, मोहसिन बेग का नाम भी आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वजीर आजम जो है वो कोई सरप्राइज भी हो सकता है। ठीक है, और अभी नई मरदमशुमारी के नताइज को अगर देखें तो हुकूमत की जानिब से वो नताइज भी रोक लिए गए हैं और इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवाने का ऐलान ही किया गया है। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जितने मरदमशुमारी होगी और नए वोटों का इंदराज होगा उतना पीटीआई को फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो नौजवानों की है, और अगर उनका इंदराज होता है तो उसका डेफिनेटली फायदा पीटीआई को होता है। इसलिए इनके लिए बेहतरीन बात यही है कि ये पुरानी उस पे काम इलेक्शन करवाएं, और उसमें क्योंकि नून लीग ने बड़ा होमवर्क किया हुआ है हल्का बंदियों के हवाले से भी और बाकी चीजों के हवाले से, तो पुराने अगर मरदमशुमारी के मुताबिक कराते हैं तो मुस्लिम लीग नून को बड़ा फायदा होगा। तो लेकिन इसार साहब, अगर हम एमक्यूएम की भी बात करें, बड़े अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, तो वो तो इस पर बड़ी बात करते हैं कि मरदमशुमारी होनी चाहिए, जो हल्का बंदियां हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, फिर इलेक्शन में जाना चाहिए। एमक्यूएम जो है वो उस फकीर की तरह है जिसने ऐलान की आवाज लगाई थी कि
क्या नाम है, मैं फकीर कह रहा हूँ मुलाजिम की तरह उसने कहा था कि जी अगर मैंने यही तनख्वाह रखी तो फिर जब उसने तो कहा तो मालिक ने कहा तो उसने कहा तो फिर मैं पुरानी तनख्वाह पे काम कर लूंगा। तो MKM की क्या मजाल है या क्या हैसियत औकात है कि वो कोई इसके ऊपर स्टैंड ले। उन्होंने तो सिंध के इंतखाबात में भी जो है इसी तरह किया, कराची के इंतखाबात में भी इसी तरह किया। तो वो बेचारे उनकी क्या हैसियत रह गई है कि वो एहतिजाज करें और या उनका कोई एहतिजाज नोट हो। वो तो हम तो उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और इसार साहब, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं कि आपको इलेक्शन बर वक्त दिखाई नहीं दे रहे, नवंबर में इलेक्शन करवाने की खबरें आ रही हैं, फिर मौजूदा सेटअप है, इसके तवील होने पर भी बात हो रही है, इलेक्शन के मुतालिक भी बहुत सी अफवाहें हैं, कब होंगे नहीं होंगे। तो इन अफवाहों की गर्दिश में आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें IMF का एक मुआहदा मिला है, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है या IMF से भी इस हवाले से मजीद कोई बात की जा सकती है, इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे? अब देखिए, जो मौजूदा हालात और मेरी किताबों में फिलहाल इलेक्शन नहीं है, मेरी किताबों में नवाज शरीफ वापसी भी नहीं है और किताबों में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा भी नहीं है बतौर सहाफी। अब वो शहबाज शरीफ साहब, जैसे आपने इंट्रो में कहा, लाख कहते रहे कि वो चौथी दफा आएंगे तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे, तो नक्शा बदल देंगे, पंजाब के ऊपर सिंध लिख देंगे, बलूचिस्तान के ऊपर KPK लिख देंगे, बस इतना नक्शा बदल सकते हैं। वरना जो 3 बारियां लेके उन्होंने पाकिस्तान का हशर नशर किया है, अब वो मेरा ख्याल है काफी है। लेकिन हम पाकिस्तानी इतने मुख्तसर मिजाज लोग हैं कि वो कभी ये सवाल नहीं करेंगे कि जो चौथी दफा आ रहा है उसने 3 दफा इस मुल्क के साथ क्या किया, ये 3 दफा भी बारी लेके अगर मुल्क के अंदर कुछ नहीं कर सका तो वो अब चौथी बारी लेने के क्यों आ रहा है। और फिर ये कि क्या इन्हीं के खिताबों में लिख दिया गया है, नसीब में लिख दिया गया है कि चौथी दफा, 5वीं दफा, 6वीं दफा यही इस मुल्क के सरबराह होंगे और मुस्लिम लीग नून में कोई एक शख्स कायदाना सलाहियतों का मालिक नहीं है कि सिर्फ एक ही खानदान है वो 4 दफा जमहूरियत के नाम पे, सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तानियों पे हुकूमत करे। लेकिन इसार साहब, अभी हम देख रहे हैं कि PTI चेयरमैन भी वही गिला कर रहे हैं जो कि नवाज शरीफ भी करते रहे हैं कि बारी उन्हें पूरी नहीं मिलती। वो भी यही कह रहे हैं कि बारी पूरी मिलेगी तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्यों बारी पूरी नहीं मिलती? देखें, बारी जो है, बारी का कौन फैसला करता है, पहले तो ये तय करना चाहिए कि ये क्या चक्कर है। अगर बारियों पे ही हुकूमतें मिलनी है तो ये जो इलेक्शन होते हैं और ये जो 10 करोड़ पाकिस्तानी रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वोट डालते हैं, तो इन्हें क्यों बेवकूफ बनाया जाता है, कौमी खजाने को क्यों जाया किया जाता है। अगर बारियां ही लगनी है और पर्चियां डाल दें, पर्चियां डाल के जो उठा लें, जिसकी पर्ची आ जाए वो वजीर आजम बन जाए, तो इस तरह कर ले। फिर वोटों का और इलेक्शन का, और ये जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे वोट को इज्जत दो, तो अगर अब वोट को इज्जत इस तरह देनी है कि दुबई में बैठ के ये तय बंदर बांट होनी है कि जरदारी साहब से कि भाई आप और सिंध ले लेंगे और हम आपको सदारत दे देंगे, हम वजीर आजम होंगे, आपको ये मिल जाएगा, तो फिर ये जमहूरियत को लपेट दे और ये जो वोट को इज्जत दो है उसको कब्र खोद के उसमें दफन कर दें। अगर आपने बंदर बांटी करनी है और इलेक्शन से पहले ही आपने हिस्से बांट लेने, तो फिर ये ढकोसले की जरूरत क्या है। तो इस तमाम तर मंजरनामे में आप PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या फयाजुल हसन चौहान की अगर मैं बात करूं तो वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो 99% कैंडिडेट्स हैं PTI के, वो हमारी तरफ से ही लड़ेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये वाले कैंडिडेट्स हैं ना, ये जो PTI के चले गए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि PTI का वोट बैंक पहले से बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे भी या नहीं, या उन्हें इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है तो पीछे से कोई PTI की लीडरशिप ऐसी नहीं है जो पूरी पार्टी को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ सके। शाह महमूद कुरैशी हो आज या परवेज इलाही हो, ये लोग इतने कैपेबल नहीं है। और फिर अगर ये लोग आते भी हैं और इनको PTI इनके हिस्से दी जाती है, तो मेरा ख्याल है कि जो PTI का वर्कर है
लेकिन इसार साहब, आप क्या समझते हैं, कैपेबिलिटी नहीं थी या फिर पीटीआई चेयरमैन ने इन्हें बड़ा नहीं बनने दिया? तो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें होती हैं वो लिमिटेड कंपनियां होती हैं और उसमें जो ओहदे मिलते हैं वो फ्रेंचाइज कंपनियों की तरह मिलते हैं और उसमें देखा जाता है कि कौन मेरे साथ कितना कमिटेड है, वो पार्टी या काज के साथ नहीं, फर्द के साथ कितना कमिटेड है। अब आप देख लेना कि जो जाती मुलाजिम है मुस्लिम लीग नून के, वो आज मुशीर हैं या कुछ इस तरह है, क्योंकि वो बाहर से वो किसी को लेने को तैयार नहीं है। और अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, इस तरह के जो लोग हैं जो थोड़ा मुख्तलिफ रखते हैं नजरिया, उनको देख लें कि पार्टी से निकाल दिया गया। और तो हमने देखा कि यही रिसार साहब, यही रिवायत तो पीटीआई में भी थी, वो भी कोई, अगर हम कहें फिर जमहूरियत की कोई अलंबरदार नहीं थे, कोई स्टेटस को की जमात थी वो भी। जी बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पीटीआई में भी यही हुआ और पीटीआई के अंदर भी जिस तरह इस बार टिकटें बांटी गई थी और जिस तरह के ओहदेदार रखे जाते हैं वो सारे एक्सपोज हो गए ना इस क्राइसिस के अंदर, कि वो सब भाग गए और वो साबित हो गया कि वो लोग जो थे वो सारे अपने अपने मुफादात के लिए पीटीआई से जुड़े हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार इसार राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। पहले IMF मुआहदे का इंतजार था, कड़ी शराइत थी और लंबे इंतजार के बाद इंतहाई आखिरी लम्हात में IMF मुआहदा साइन हुआ। पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट का शदीद खतरा तारी था। हालांकि यहाँ तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमलन तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बस इसका ऐलान होना ही बाकी है। अब IMF मुआहदा हो चुका है और साथ ही साथ महंगाई का जो एक शदीद तूफ़ान है वो भी नमूदार होता दिखाई दे रहा है। बिजली की कीमतों की बात करें, उसमें इजाफा हुआ और उसके बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफे पर काम जारी है और यही कहा जा रहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा हर सूरत किया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से IMF को लिख कर दिया हुआ है और जायज़ा लिया जा रहा है कि किस स्लैब के सारिफिन के लिए गैस महंगी की जाए। उधर रूसी LPG की आमद के बावजूद लाहौर में LPG 50 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ फ़रोख्त की जा रही है। मुल्क में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की बात करें तो उसमें नॉन फाइलर जो खरीदार हैं और फ़रोख्त करंदा हैं उन पर मजमूई टैक्स 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। 1 जुलाई से मकान, प्लॉट या फ्लैट्स की जो खरीदो फरोख्त करेंगे उस पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि महंगाई के जिन ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। कराची की बात करें तो नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली अब महंगी कर दी है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 44 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की गई है। अशिया ज़रूरिया की बात करें तो वहाँ भी महंगाई देखी जा रही है। हत्ता कि किसी भी चीज़ की तरफ देखें, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत कई ऐसे शहर हैं जहां आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। कराची में होलसेल में चीनी 137 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि अगर हम लाहौर का रुख करें, लाहौर की बात करें तो यहाँ पर चीनी 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। सब्जियाँ और फल भी महंगे हो चुके हैं। लाहौर और कराची में टमाटर की कीमत में अचानक होशरुबा इजाफा हो गया है, जबकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके पेट्रोल की कीमत में आवाम को 9 रुपये का रिलीफ दिया है। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो वो 7 रुपये तक कम कर दिया गया है, तो एक अच्छा रिलीफ भी आवाम को मिला है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो रोज़मर्रा अशिया हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जब हम लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत एक तरफ से कोई रिलीफ देती है तो वहाँ से दूसरी साइड से उस रिलीफ को ख़त्म कर दिया जाता है। प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं कि अब जो रिलीफ हैं वो भी रिलीफ फील नहीं होते। 9 रुपये जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, तो बिजली हम देख रहे हैं 4.5 से 5 रुपये पर यूनिट उसमें इजाफा कर दिया गया है। जो बिजली के बिल हैं, जो लोग कम यूनिट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी बिल हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। हाई स्पीड डीजल जिस तरह से कम किया गया है, तो दूसरी जानिब चीनी 140 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। सब्जियों के रेट ऊपर जा रहे हैं, फल महंगे होते जा रहे हैं। आटे की अगर हम बात करें तो जो मौजूदा हुकूमत है, ये PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई मुकाओ मार्च करते थे, जुलूस पे जुलूस निकालते थे, लेकिन जब इनकी अपनी गवर्नमेंट है तो आए रोज़ हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। और अब बिजली की कीमतों के बाद जो अगला टारगेट है वो है कि जो गैस की कीमतें हैं उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रिटर्न IMF को ये दिया गया है कि जब ये मुआहदा हुआ है तो अब गैस की प्राइसेस को भी एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, अवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा। तो मुआहदे तो हुकूमतें करती हैं, लेकिन खुमियाजा
उसका आवाम को भुगतना पड़ता है। माहिर मईशत फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं कर लेते हैं, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी ये भी आम जो हम देख रहे हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनसे जुड़ी फिर बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो भी महंगी होती जाएंगी। तो ये सब सिर्फ IMF मुआहदे का नतीजा ही है? जी बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल IMF मुआहदे का नतीजा है, जो कि ये मुआहदा इस महीने शुरू हुआ है, आखिरी वक्त पे आके ये मुआहदा किया गया है, जिसमें लगता ये है कि आम लोगों की ज़िंदगियों में ज़्यादा मुश्किलात हैं बनिस्बत माजी के, और माजी में जो इक़दामात हुए उनके ऊपर भी अब मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। इस महीने आप जैसे देखते हैं बिजली की कीमत बढ़ गई है, बिजली का निर्ख बढ़ गया है, गैस के बारे में भी यही कहते हैं। तो मजमूई तौर पे एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और जो रिलीफ की बात की गई है वो तो बिल्कुल एक मजाक है जी। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि वो रिलीफ बोझ के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन दूसरा ये भी है कि हमने देखा है कि जब भी तेल की कीमतें पाकिस्तान में कम हुई हैं तो उसका अमूमन उसके वजह से लोगों की ज़िंदगियों में कोई आराम नहीं आया, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, तेल की कीमतें कम होने के नतीजे में कभी कम नहीं हुए, कम से कम ये आम मुशाहिदा है, जबकि तेल की कीमतें बढ़े तो फौरन बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फरहान साहब, हम जो हुकूमत के दावे देखते रहे हैं कि वो महंगाई पर काबू पाएंगे, लेकिन अभी भी मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट जाने वाली है, मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में इजाफा तो IMF मुआहदे की वजह से हो रहा है, महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही, तो अवाम की जो कुव्वत खरीद है क्या वही बढ़ाई जा सकती है? अब हम देख रहे हैं गैस LPG भी महंगी हो रही है। एक इस्तिलाह मशहूर है, दिल्ली हुनूस दूर, दिल्ली अभी बहुत दूर है। यही बात यहाँ पे भी बैठती है कि दावे अपनी जगह पे, ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना के हवाले से जो दावे हैं वो तो उनका तो एक अंबार लगा हुआ है। अगर आप उनके 8-9 महीने की कारकर्दगी देखें, बहुत से दावे हुए हैं, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। यही सूरत हाल आज भी हमें नजर आ रही है कि दावों के बावजूद मुश्किलात बढ़ रही हैं, और मुझे डर ये है कि आगे जो मुस्तकबिल में सूरत हाल होगी वो आम लोगों के लिए माजी और हाल के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन फरहान साहब, महंगाई अगर बढ़ रही है और अगर लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ती है तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन कुव्वत खरीद बढ़ाने में भी हुकूमत मुसलसल नाकाम रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ा जो मामला है, जो खराबी एक हुई है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। अक्सर और बेशतर लोगों के जो हालात सुनते हैं तो पता यही चलता है कि जी नौकरियां थीं, चली गई, ख़ासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में। गुज़श्ता माली साल में जो ख़ास तौर पे सनत का और तजारत का जो हाल हुआ है, ख़ास तौर पे जो सनत का हुआ है, उसके नतीजे में बहुत से लोग, नौजवान लोग ले ऑफ हुए हैं। जो नंबर्स हमने देखे हैं कि पाकिस्तान से बाहर नौजवान लोग ख़ास तौर पे कितने जा रहे हैं, वो भी एक तादाद आपके सामने है। तो आम लोगों के लिए तो जैसे मैंने अर्ज़ की, कोई बेहतरी की खबर नहीं है, और फिर ऊपर से अब डर है ये सैलाब का, खुदा खैर करे, खैरियत से ये वक्त गुजर जाए। अगले कोई 10 दिन में बारिशों की पेशीन गोई है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये खैरियत से गुजर जाए, वो दुआ करनी चाहिए, और दुआ पे ही पाकिस्तान और आम लोग जी रहे हैं, वरना जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनके ऊपर तो कोई आसरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप क्या समझते हैं, हम हर बार हर हुकूमत यही कहती दिखाई दे रही है और अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये जो मुश्किलात हैं ये 1.5 साल तक रहेंगी, फिर सूरत हाल बेहतरी की जानिब आ जाएगी। ये कौन सी लॉजिक है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? भाई, ये 9 महीने का SBA जो है, जो IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इस दौरान में तो मुश्किलात अपनी जगह पे रहेंगी। 1.5 साल का अरसा किसने और कैसे देखा, ये अभी देखना क़ब्ल वक्त है। बल्कि मैं तो समझता हूँ अगले चंद साल बड़े भारी होंगे। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान की अगले 3 साल में 75 या 76 अरब डॉलर के पाकिस्तान को कर्जे वापस करने हैं। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें ये मजीद कर्ज लेके ही पुराने कर्ज वापस किए जाएंगे, मुल्क को मजीद मकरूज किया जाएगा।
ये उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसा आपने खुद फरमाया, फिलहाल एक्सपोर्ट्स भी बड़ी कमज़ोर हैं और अभी इस वक्त फॉरेन कोई सूरत हाल नहीं लगती कि जिससे एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ जाएंगी और एकदम से कोई बेहतरी होगी। लेकिन इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से हम देख रहे हैं फरहान साहब कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हमारी स्किल्ड लेबर है, वो तो धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे अर्ज की, लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क में नाउमीदी बहुत बड़े वसी पैमाने पे फैली हुई है और हुकूमत कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन वो दावे जो हैं वो दावे की हद तक ही है ना। आपने गुज़श्ता कई महीनों में देखा होगा, ये IMF प्रोग्राम के आने से पहले इसाक डार साहब ने कितनी दफ़ा ये फरमाया कि जी बस जी अब IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो बस हुआ के हुआ। वो हुआ के हुआ, आज तक हुआ के हुआ, आखिर में वो पहला वाला प्रोग्राम जो था वो नाकामी में पाए तकमील तक पहुंचा, फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ और इस किस्म का जो एक माशी भौचाल पाकिस्तान में आया, उसके नताइज माशरे में बड़ी गहराई तक गए हैं और अभी चल रहे हैं। और जैसे मैंने अर्ज की, कम से कम 3 साल, आइंदा 3 साल में तो 75-76 अरब डॉलर की वापसी पाकिस्तान को करनी है। इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि गैर मकबूल और मुश्किल फैसले किए जाएं, ख़ास तौर पे टैक्स के हवाले से किए जाएं, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े सफ़ेद हाथी हुकूमत ने पाल लिए हैं और अरसा दराज से चले आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज हैं जो कि बार बार नुकसान में गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ना तो उनकी निजकारी में कामयाब रही है, ना कोई और उनकी इस्तेमाल हुई है। हर आने वाली हुकूमत ने, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, हर आने वाली हुकूमत ने कम से कम एक दफ़ा PIA को बेल आउट या एक से ज़्यादा दफ़ा ज़रूर किया। भाई इतना बड़ा सफ़ेद हाथी, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में बड़े जो शहर हैं उनके दरमियान तो प्राइवेट एयरलाइंस भी चलती हैं, तो आपको ऐसा बड़ा सफ़ेद हाथी जो कि बार बार नुकसान में जा रहा है, इसे रखने की क्या ज़रूरत है। PIA का न्यूयॉर्क में भी होटल है, मेरे ख्याल में इनकी पेरिस में भी कोई प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ बेचने की ज़रूरत है और बेच के और अपना कर्ज दें ताकि कर्जों का बोझ हल्का हो और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो आम लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसके ऊपर फोकस हो। ये तो किसी और तरफ ही मामला जा रहा है और इसका कोई कम से कम माशी नुक्ता नज़र से और लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से इसको कुछ सर पैर नज़र नहीं आता। ठीक है फराज साहब, जिस तरह से बुनियादी चीज़ें हैं, हम आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, अभी जिस तरह से प्राइसेस इसमें बढ़ी हैं और हर 2-3 माह बाद हम देखते हैं फिर ये दोनों चीज़ें मार्केट से गायब भी हो जाती हैं और जब हुकूमत भी इसमें मुकम्मल नाकाम नज़र आती है, जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पर चीज़ें बेचता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी जो हुकूमत है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, उन्हें नहीं पकड़ पाती। हमने कपास ख़त्म करके गन्ना पैदा किया, लेकिन हर साल मखसूस औकात में चीनी मार्केट से गायब रहती है। जी ये तो बिल्कुल वो मसाइल हैं जो कि आम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश हैं, जो कि हमारे अशराफिया हैं, उसमें सियासी अशराफिया बिलखुसूस वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना जब आके TV पे बात करते हैं कि आगे मुस्तक़बिल बेहतर होगा, तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी अरसा दराज से कि जाके इन्होंने अपना आटा या अपनी चीनी खरीदी हो। वो तो इनके एक लंबी कतार मुलाजमीन की वो आता रहता होगा सिलसिला, और जिस तबके से इनका ताल्लुक है इन्हें आम आदमी का दर्द नहीं हो सकता। आपने अशियाई खुर्दनोश की बात की, उसके अलावा अद्वियात का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान चला आ रहा है और आज भी है। लोग बीमार हो जाएं तो खुदा ही खैर करे, ख़ास तौर पे पेचीदा और बड़ी बीमारियों का जो सिलसिला है। तो आम लोगों का तो मामला ये है कि उनके हालात ज़िंदगी देखें तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, डिसकनेक्ट, यानी ला ताल्लुक़ी। जो मुमलिकत है और जो ख़ास तौर पे अरबाब इक़्तिदार हैं वो एक तरह से आम लोगों से ला ताल्लुक़ हो चुके हैं। और मुमलिकत के हवाले से जो आपने मनमानी की बात की, मसला ये है कि भाई यहाँ पे हुकूमतें वक्त के साथ साथ गैर मौसर हो गई हैं। इस हुकूमत का तो हाल ये है कि रात को 8 बजे
ये दुकानें बंद नहीं करवा सके, बावजूद इसके कि इसका ऐलान हुआ था और मुल्क में लोड शेडिंग भी शुरू हुई, लेकिन वो दुकानें इनसे बंद नहीं होती थी। तो ये बड़े बड़े काम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत फरहान बुखारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ फल और सब्जियों के बेशुमार फ़वाइद होते हैं, लेकिन बहुत सौ के जो बीज हैं, पत्ते हैं और कुछ के तो छिलकों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिनका इल्म बहुत से कम लोगों को होता है। तो उसमें प्याज जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है और हर खाने में ही डलती है। फिर चाहे किसी सालन में डाली जाए, सलाद के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करें, तो रोज़ ही प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं भी पहले नहीं ये जानता था, और क्या आप ये जानते हैं कि जो प्याज के छिलके हैं उसमें बेशुमार करिश्माती फ़वाइद हैं, जिनसे आपके बहुत से मसले, हम सबके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो प्याज के छिलके किस तरह से हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? प्याज के छिलके टांगों के दर्द को दूर करने के लिए एक बेहतरीन और आसान घरेलू इलाज है। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ प्याज के छिलकों को पानी में 10 से 20 मिनट तक उबालना है और उसके बाद छिलकों को पानी से निकाल दें। सोने से पहले चाय की तरह इससे पी लें। तो जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि आपको 4 से 5 दिन में एक वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। इससे आपकी तबीयत में जो बेहतरी है वो आपको ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि जो प्याज के छिलके हैं इसमें फ़ाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। तो इन्हें सूप बनाते हुए भी इसमें अगर शामिल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। ये डिश के जायके को बेहतर करते हैं, रंग को खुशगवार बनाते हैं। और प्याज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसके जो छिलके हैं बालों के लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद हैं। हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत से ज़्यादा टोटके शेयर होते हैं, रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं, जिस तरह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये बालों को ना सिर्फ सफ़ेद बालों को ना सिर्फ ख़त्म कर देता है, बल्कि जिन लोगों के बाल रूखे हैं या हेयर फॉल जिन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके बालों में भी जान डाल देता है। प्याज के छिलकों को पानी में अगर आप उबाल लें और इतना उन्हें उबालें कि उनका जो पानी का रंग है वो गहरा ब्राउन हो जाए, उसके बाद उस पानी को आप छान लें, किसी बोतल में महफूज कर लें। उससे अगर आप उसको इस्तेमाल करें, आपके जो बाल हैं वो सेहतमंद नज़र आएंगे, लंबे भी हो जाएंगे, आपको बालों में एक अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा, जानदार बाल आपको नज़र आएंगे। तो हम लोग जिस तरह से, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि जो स्मेल है फिर वो बालों में लगाने से बहुत ज़्यादा महसूस होती है। फिर दोपहर के खाने में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग सैलड में इसका इस्तेमाल करते हैं, सिरका डाल के इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, और जिस तरह से कुछ रेमेडीज़ हमने भी आपके साथ शेयर की हैं कि अगर आप अपने बालों पर स्कैल्प में आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो जो सफ़ेद बाल हैं उसका भी खात्मा हो जाता है, जो रूखे बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको अगर टांगों में दर्द है तो आप इसको प्रोसेस करके इसको घर में आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसका पानी निकाल कर अगर उसको कावे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो आपके टांगों की दर्द है, आपको 4 से 5 दिन में इसका फ़र्क जो है वो हमें फ़ील होना शुरू हो जाता है। हम जो मुख्तलिफ अद्वियात पर लग जाते हैं तो शायद जो इस तरह की रेमेडीज़ हैं, इस तरह के टोटके हैं, अगर हम घर में वो करें और इन नेचुरल चीज़ों से ही हम फ़ायदा लेने की कोशिश करें, इनका इस्तेमाल बढ़ाएं, जिस तरह से हम विटामिन पर शिफ्ट हो जाते हैं या मेडिसिन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो भी हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं, जो थोड़े से मसले हैं, अगर आप अपने दोपहर के खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से ऐसे मसले हैं, आपके बेदे के जो इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन के जो लोगों के मसाइल हैं, वो आपके बहुत आसानी से दूर हो सकते हैं। जिस तरह से सैलड में खीरे का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ आप कैरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो वेस्ट में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले वो लोग जंक फूड की तरफ थे, अब हम लोग जंक फूड की तरफ आ गए हैं, हम इन तमाम चीज़ों से निकल चुके हैं। तो अब वो लोग इन तमाम नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, अपने यार्ड में वो तमाम चीज़ें उगा रहे हैं और कोशिश ये की जाती है कि घरों में ऑर्गेनिक फूड जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो जंक फूड जो है उसका हमें इस्तेमाल कम करना है, उसको ख़त्म करना है और हमें वापस से आना है उन्हीं तमाम चीज़ों पर जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल करते थे, जो देसी खाने थे, देसी खाबे थे। इसकी वजह से उम्रें भी उनकी लंबी थी, सेहत भी उनकी बहुत अच्छी रहती थी। तो ये अहम टोटका है जो आपके साथ शेयर किया, इस्तेमाल कीजिएगा और हमें इस हवाले से फ़ीडबैक भी दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल्फ टेस्ट खेला जा रहा है और पहले टेस्ट मैच में मेज़बान टीम के 257 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया है और अब दूसरे दिन का खेल जारी है, जिसके मनाजिर आप नियो की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल हो गई हैं। शाहीन आफरीदी 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। फास्ट बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस में 100 टेस्ट विकेटों का संगे मील अबूर किया। इसके अलावा पाकिस्तान टीम का जो मसरूफ़ तरीन वक्त है, अब हम देख रहे हैं कि वो भी शुरू हो चुका है। कल के मैच के साथ ही पाकिस्तानी टीम का 2023-24 इंटरनेशनल सीज़न भी शुरू हो जाएगा, जो कि खासा मसरूफ़ है, चैलेंजिंग भी रहेगा और देखना है पाकिस्तानी टीम इसकी किस तरह से तैयारी करती है, किस तरह की पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस होगी। गोल में खेले जाने वाला ये टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम का पहला टेस्ट भी है और इस इंटरनेशनल सीज़न में पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस के अलावा एशिया कप है, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप है और T20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है। तो बहुत लंबे मार्के जो हैं वो बाबर 11 के शुरू होने वाले हैं। स्पोर्ट्स तजियाकार हाफिज़ इमरान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले गोल करेंगे श्रीलंका के, अगर बैटिंग की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा बैटिंग का जो आगाज़ था ना बुरा था ना अच्छा था, तो मैच आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगा? देखिए, अभी दूसरा दिन है और जिस तरह से आगाज़ किया था कल पाकिस्तान ने बॉलिंग का, तो 54 पर 4 आउट जब पाकिस्तान ने कर लिए थे तो उसके बाद तो कमबैक किया श्रीलंका ने। पाकिस्तान का आगाज़ बॉलिंग की नुक्ता निगाह से तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब तक 257 रन ऑन बोर्ड कर चुके हैं। तो ये एक कमबैक ज़रूर है श्रीलंका की तरफ से। नाजाया ने बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की है, निस सेंचुरी स्कोर की एंजेलो मैथ्यूज़ ने। तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने बुनियादी तौर पर श्रीलंका को दबाव से निकाला है और वापस उस पोजीशन में लाए हैं कि जहां पर वो मैच में एक मरतबा फिर नज़र आते हैं और वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है। तो इसलिए अगर हम पहले दिन के खेल की बात करते हैं तो वहाँ पर ये नज़र आता है कि श्रीलंका का कमबैक है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी की, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि 100 विकेटें मुकम्मल की हैं और उन्होंने नए गेंद के साथ, जैसा कि जिसकी वो शोहरत भी रखते हैं, पाकिस्तान के लिए विकेटें मिली। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स बिल्कुल बेबस नज़र आए धनाजाया की बैटिंग और एंजेलो मैथ्यूज़ की बैटिंग के सामने। तो ये मजमूई तौर पर उनका कमबैक था और अगर पाकिस्तान 300 से पहले आउट करता है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने 300 पर 300 करने हैं तो लगभग पाकिस्तान को भी एक दिन का तो खेल चाहिए ही होगा। 3 सेशन तो कम से कम पाकिस्तान को खेलना पड़ेंगे। तो टेस्ट मैच नतीजे की तरफ बढ़ सकता है। अगर रन 300 से ज़्यादा जाते हैं, 350 तक चले जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स उस गेंदबाजी का मुजाहरा नहीं कर पाए जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। अगर आप नुमान अली की बात इमरान, मैं इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि हम अपने जो पहले भी प्रोग्राम्स करते रहे उसमें बार बार ये डिस्कस करते रहे हैं कि हमारा जो पहले बॉलिंग अटैक होता था हम उसी से ऑब्वियसली उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स देते हैं सकलैन मुश्ताक की, मुश्ताक अहमद की या फिर सईद अजमल की। तो क्या स्पिनिंग अटैक पर काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ पेसर्स पर ही काम किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि नुमान अली एक सीनियर क्रिकेटर हैं, वो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का खासा तजुर्बा है, लेकिन उनकी कारकर्दगी में वो तसलसल नहीं है, या फिर जब वो अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं और गुज़िश्ता चंद मैचेस में भी उनकी कारकर्दगी का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो आपको वो काट और वो झलक नज़र नहीं आती है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि ये हर किस्म की कंडीशंस में हमारे लिए गेंदबाजी कर सकते हैं। आप देखें कि नेथन लाइन को देखें कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी आउट करते हैं, इंडिया में भी आउट करते हैं, इंग्लैंड में भी आउट करते हैं। तो जो आपके टॉप विकेट टेकर्स होते हैं, जो आपके टॉप बॉलर्स होते हैं, जो आपके मैच विनर्स होते हैं, वो हर किस्म की कंडीशंस में जाकर आकर वो बॉलिंग करते हैं और विकेट्स लेते हैं। पाकिस्तान का ये वाला जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा तजर्बा और बहुत ज़्यादा वो महारत नज़र नहीं आती है। अबरार अहमद, लोग उनकी मिस्ट्री के ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन उनको तजर्बा नहीं है बहुत ज़्यादा। वो बिल्कुल नौजवान है और जिस तरीके से उनका आगाज़ हुआ है, आप देखें कि मुसलसल उनकी कारकर्दगी में आगाज़ के बाद से वो मयार बरकरार रखने में कामयाब नज़र नहीं आते हैं। उनको जो विकेट्स मिलती हैं, अगर आप वो देख लें तो वो कहाँ पर मिलती हैं, किस अंदाज से मिलती हैं, रन्स उनको कितने हो रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पर नज़र आता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट, अब तो कुछ भी क्रिकेट नहीं खेली है,
तो उनके ऊपर जो काम किया है मुखालिफ टीमों ने, मिस्ट्री थी, वो किस हद तक मिस्ट्री रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान क्या मौजूदा जो स्पिन बॉलर्स हैं इनका किसी तरीके से भी कोई माजी से मवाजना नहीं है, और मवाजने की तरफ ना भी जाएं तो टेस्ट मैच में आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेना पड़ती हैं। तो क्या पाकिस्तान का ये वाला बॉलिंग अटैक क्या 20 विकेट्स ले सकता है? अगर आपके फास्ट बॉलर्स रन थ्रू नहीं करते हैं तो स्पिनर्स तो आप बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कहना गो कि अभी ये कबल वक्त हो जाएगा, अभी पहली इनिंग्स है, हो सकता है दूसरी इनिंग्स में ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाएं, लेकिन बहरहाल ये एक वीक लिंक, कमजोर शोबा। ठीक है इमरान, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम हम देखते हैं वनडे में परफॉर्म करती है, T20 में परफॉर्म करती है, उसी तरह से ख्वाहिशात तो अब यही हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है हमारी कारकर्दगी उसमें भी बेहतर हो। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान गुज़िश्ता जो साइकिल WTC का खत्म हुआ है, पाकिस्तान उसमें फाइनल में जा सकता था अगर पाकिस्तान होम क्रिकेट अच्छी खेलता। पाकिस्तान ने गलत अमली इख्तियार की होम क्रिकेट खेलते हुए, जब यहाँ इंग्लैंड खेलने के लिए आया, न्यूजीलैंड खेलने के लिए आया, तो पाकिस्तान वर्ल्ड WTC के फाइनल में जा सकता था। पाकिस्तान इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेला है टेस्ट में भी, गो कि हम एक साल से टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उसमें किसी और का तो कसूर नहीं है, उसमें तो हमारा अपना कसूर है, क्योंकि WTC में जब आप अपने मैदानों पर खेले जाने वाले मैचेस ही ना खेल पाएं तो अवे सीरीज में तो आपको मुश्किलात का सामना रहता है। पाकिस्तान के पास मौका ज़रूर था कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलता, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस जीतता, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली, तो वो तो हम किसी और को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमने खुद एक अच्छा मौका WTC में अच्छी जगह पर फिनिश करने का ज़ाया किया है, और इस मरतबा भी अगर हम बेहतर टीम सिलेक्शन के साथ जाते हैं तो पाकिस्तान के पास देखें जी कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। अगर हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में, इमाम, अब्दुल्ला, अजहर नहीं है, उनकी जगह पर शान, अब देखिए उनको मौका कितना मिलता है, वो किस हद तक उस तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। फिर बाबर आजम आ जाते हैं, सऊद शकील बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सरफराज की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आप अपना फास्ट बॉलिंग अटैक देखें, इसमें तीसरा फास्ट बॉलर अगर रखें, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छा मिल जाता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट क्रिकेट में भी बेहतर नताइज देने की अहलियत रखती है। रन करने वाले बल्लेबाज भी मौजूद हैं, विकेट लेने वाले बॉलर्स भी मौजूद हैं। अगर आप स्पिन बॉलिंग में भी बेहतर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, मतलब राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, यासिर शाह आपके पास नहीं है, आपने उसके लिए क्या किया है कि आपने कौन सा राइट आर्म लेग स्पिनर रखना है टीम में जो मददगार साबित हो सकता हो। तो पाकिस्तान के पास अगर आप बेहतर सिलेक्शन की तरफ जाएं, शादाब खान को आप क्यों नहीं खिलाते हैं, उसामा मीर को अगर आप क्यों नहीं लाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काम किया जाए तो एक अच्छी टेस्ट टीम भी पाकिस्तान बन सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान टीम का हम देख रहे हैं मसरूफ सीजन भी आ रहा है, अब एशिया कप आने लगा है, वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है, उसकी भी पूरी तैयारी करनी है। तो आपको लग रहा है कि बाबर 11 बड़े मार्कों के लिए तैयार हो रही है? क्योंकि बार बार हम पहले भी देख चुके हैं कि जो इंजरीज हैं फास्ट बॉलर्स की, उनकी वजह से फिर पाकिस्तानी टीम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, फौरी तौर पर तो पाकिस्तान के पास ये दो बड़ी चीज़ें हैं। अगस्त के आखिर में पाकिस्तान में एशिया कप शुरू हो जाएगा, फिर वो मुंतकिल होगा एक तीसरे मकाम पर, श्रीलंका में खेले जाएंगे मैचेस। तो 50 ओवर्स की क्रिकेट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान 50 ओवर्स की अच्छी टीम है। देखें स्पिन बॉलिंग में नवाज, शादाब, उसामा मीर, इमाद वसीम, आपने बेहतर सिलेक्शन की तरफ जाना है। फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, शाहनवाज धानी, जमान खान, आपको और क्या चाहिए? ये वो गेंदबाज हैं जो आप इनको जहां कहीं भी देखते हैं ये विकेटें भी ले रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने तो जब अभी इंग्लैंड में खेल रहे तो जो छक्के भी लगाए, ठीक है। जमान खान की कारकर्दगी को देखें कि PSL से पाकिस्तान की टीम में आए, वहाँ पर भी सबको मुतासर किया, इंग्लैंड खेलने के लिए गए, वहाँ भी सबको मुतासर किया। शाहीन, जमान, नसीम और हारिस किसी से ढके छुपे नहीं है। हसनैन, शाहनवाज दानी, आपके पास एहसानुल्लाह को उसके इंजरीज, उसके फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो भी फिट होते हैं तो पाकिस्तान के पास तो एक ज़ख़ीरा है, बेहतर टीम सिलेक्शन। फिर आप अपनी फास्ट बैटिंग की बात करते हैं, इमाम, अब्दुल्ला, बाबर आजम, ठीक है जी, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, अली सलमान आगा। मिडल ऑर्डर में अगर आप किसी और को डालते हैं, आप उमर अकमल की तरफ जाते हैं, किसी और एक अच्छे पावर हिटर की तरफ जाते हैं जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा है, बेहतर तरीके से पाकिस्तान के काम आ सकता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, बैटिंग। पाकिस्तान कोई इतनी आसान टीम नहीं होगी एशिया कप में भी और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में भी।
ठीक है। अच्छा इमरान, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का भारत का जो मैच होता है शायकीन के लिए सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट वही है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इस मैच को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन जो भारत का रवैया है हर जगह आड़े आ रहा है। एशिया की बात कर लें, जिस तरह से न्यूट्रल वेन्यू पर वो खेलने का कह रहे हैं, फिर इसी तरह से कुछ मुतज़ाद इत्तला तो यही है कि फिर पाकिस्तान भी शायद वर्ल्ड कप के लिए ना जाए। लेकिन फिर जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में अपनी क्रिकेट को बचाया है भारत की इस तरह की मोनोपोली से, या जो जिस तरह से वो चीज़ों को मनूवर करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये काबिल तारीफ़ है पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को जिस तरह से सर्वाइव कर रहा है और आगे लेकर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो 2009 में हुआ और उसके बाद आज 2023 में जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस दौरान चली है जी, ये तो पाकिस्तान के सिवा कोई और मुल्क होता तो उसके लिए इतना आसान ना होता, क्योंकि हमने लगभग 1 दहाई तक अपनी सारी क्रिकेट खेली यूएई में। होम सीरीज़ हमारे यहाँ नहीं हुई है। आज पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे की बात की जाती है कि हमारे स्टेडियम्स की हालत वो नहीं है या उनका मयार वो नहीं है जो दुनिया के दीगर बड़े स्टेडियम्स का है। तो उसकी एक वजह यह है कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा आया क्रिकेट में गुज़िश्ता 10, 15, 20 वर्षों में लीग की वजह से या आईसीसी के इवेंट्स की वजह से, तो पाकिस्तान तो उससे महरूम रहा। आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं हुए, एसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों ने पाकिस्तान को सिर्फ क्रिकेट के एतबार से नहीं, बुनियादी ढांचे के एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और जहाँ तक और पाकिस्तान को दाद देना पड़ेगी, इसी दौरान हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, इसी दौरान हम टेस्ट में भी नंबर 1 बने, हम T20 में भी नंबर 1 रहे। हमारे खिलाड़ियों ने इंफरादी तौर पर भी बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का क्रेडिट है। जहाँ तक ताल्लुक भारत के साथ ताल्लुकात का और भारत के क्रिकेट खेलने का है, आप उनसे तवक्को क्या कर सकते हैं? वो दोस्त मुल्क तो नहीं है पाकिस्तान का। आप उनसे जो से बदतर है वो उसकी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं वो जब तक हुकूमती सतह पर ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक हो नहीं सकते हैं कि दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स खेल लें। आप देखेंगे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, यूएई में सवाल हुआ था रोहित शर्मा से पाकिस्तान में खेलने का, तो उन्होंने कहा था कि ये तो जो दोनों बोर्ड्स हैं उनका मामला है, अगर बोर्ड्स उनको कहते हैं कि आप जाएं खेलें तो हम खेल लेंगे। तो जब तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सफारती सतह पर बेहतर नहीं होते, हुकूमतें फैसला नहीं करती हैं कि क्रिकेट खेलनी है, उस वक्त तक क्रिकेट हो नहीं सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाजरीन। पबजी गेम पर लड़के से दोस्ती के बाद 4 बच्चों समेत भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीमा के बच्चों की पैदाइश के हवाले से भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के पाकिस्तान से नेपाल जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय शहरी से उसके ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सीमा रजा दुख्तर गुलाम रजा ने 15 फरवरी 2014 को जैकबाबाद की अदालत से शादी की इजाज़त दी। अदालती इजाज़त के बाद गुलाम हैदर जाखरानी से उन्होंने शादी की। 1 जनवरी 2018 से 2 जनवरी 2021 के दरमियान सीमा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सीमा का वालिद रिक्शा ड्राइवर है और उसका भाई सरकारी मुलाजिम और उसकी 2 बहनें हैं। सीमा ने फ़्लाइट FZ 336 के ज़रिए पहला सफ़र किया। इस साल 10 मई को फ़्लाइट दुबई के ज़रिए सीमा शारजा से कराची वापस आई और 2 दिन बाद 18 मई को बच्चों के हमरा अपना सफ़र किया। दोबारा 10 मार्च की सुबह कराची से फ़्लाइट ली और इससे कबल सीमा के किसी फ़ज़ाई सफ़र का रिकॉर्ड नहीं मिल सका है। और नादरा में भी शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान सीमा की उम्र का जो इंतराज है वो भी गलत किया गया। गुज़श्ता दिनों भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के नवाही इलाके से गिरफ्तार होने वाली 27 साला सीमा ने मुकामी पुलिस को बताया था कि 2019 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए उसकी भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती हुई। फिर व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और मैंने भारत आने का फैसला किया। भारतीय पुलिस का यह कहना है कि उन्हें एक मुखबिर के ज़रिए उस वक्त इस वाक़े की इत्तला मिली जब पाकिस्तानी लड़की ने भारतीय लड़के से शादी के लिए एक एजेंट से रब्ता किया जो कि दरअसल पुलिस का ही मुखबिर था। मुखबिर की इत्तला पर वाक़े की तहकीकात की गई और फिर तस्दीक के बाद खातून और उसके बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। तो भारत में गिरफ्तार पाकिस्तानी खातून ने पुलिस को बताया कि वो नेपाल के ज़रिए भारत में दाखिल हुए हैं। सीमा का यह कहना है कि मैं सब कुछ छोड़कर भारत आई हूँ, सचिन से बहुत प्यार करती हूँ, वापस पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहती।
उधर भारत जाने वाली खातून के शौहर गुलाम हैदर जाखरानी ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी को पबजी गेम के जरिए वरगला कर भारत भुलाया गया। हुकूमत पाकिस्तान से वो ये अपील कर रहे हैं कि उनकी बीवी और बच्चों को वापस लाया जाए। सीनियर सहाफ़ी भारत से सिमरन कौर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात। सिमरन, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और क्या कानूनी ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कानूनी जो राय है वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अनवर, शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन है वो ये कि बीते 24 घंटे से सीमा और सचिन अपने घर पर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था बीते एक हफ्ते से मीडिया का जमावड़ा उनके घर पर लगा हुआ था। गाजियाबाद के एक गाँव में वो लोग रह रहे थे और मीडिया का जमावड़ा पूरे तरीके से उनके घर के पास लगा हुआ था। सुबह शाम इंटरव्यू और जिसपे पूरी कहानी तो किस तरीके से पाकिस्तान से पहले शारजा जाती है और शारजा के बाद नेपाल के रास्ते वो भारत में दाखिल और पकड़ी गई थी। जाहिर तौर पर तभी से जो तहकीकात है वो की जा रही है और अब एटीएस भी इस मामले में तहकीकात कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा पार करके भारत में दाखिल होना अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। तो हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अपडेट में आपको ये बताऊं कि अभी सीमा हैदर और सचिन हैदर कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। वो या तो अपने घर से कहीं अलग इधर उधर चले गए हैं या थोड़े टाइम के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये भी कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक जो मैं आपको बात बता रही हूँ। बाकी एटीएस भी जांच कर रही है कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत ही ज्यादा अहम पहलू है, इसलिए ये पूरे तरीके से जांच की जा रही है और जो भी अपडेट्स आएंगी वो सार्वजनिक तौर पर मीडिया को बता दी जाएंगी। लेकिन अभी जांच जारी है। अनवर, ठीक है, तो सिमरन, जो हिंदुस्तानी कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है कि जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं इन्वेस्टिगेट तो जाहिर बातों ने किया जाएगा, वापस रिपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं, या फिर कोई ऐसा कानून भी मौजूद है कि उनको शहरियत भी हिंदुस्तानी मिल सकती है? देखिए, ये अब बहुत ज्यादा पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ मामला है गैर कानूनी तरीके से आप किसी देश में आए हैं, दूसरी बात ये वो अब हिंदुस्तानी से उन्होंने शादी कर ली है तो उस पहलू को भी देखना होगा। तो इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मामले में अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं ली गई है, क्योंकि पहली बात तो वो महिला है अनवर, और दूसरी बात उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं जिनका इस पूरे मामले में कोई कसूर है नहीं, और इसीलिए संजीदा तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है। क्योंकि इसमें जहां कानून इन्वॉल्व है, इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो गैर कानूनी तरीके से आई है, जाहिर तौर पर डिपोर्टेशन उनकी बनती है, लेकिन अब वो सचिन की धर्मपत्नी है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो उस पहलू से भी जांच हो रही है, इसीलिए ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा बना हुआ है। और धीरे धीरे किस तरीके से इसकी जो है वो कलें खुलेंगी और क्या नतीजा निकल कर आएगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा अनवर, कि ये नहीं हो सकता कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही ये स्टोरी बाहर आई है और 3-4 दिन में इसका फैसला भी हो जाए, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन को पहले पुलिस ने भी हिरासत में लिया था, पूछताछ भी की थी, जहां से उनके फर्जी आई कार्ड्स वगैरह सब सामने आई थी। तो जाहिर तौर पर क्राइम तो वो है, लेकिन ह्यूमन राइट ग्राउंड पर भी हमें ध्यान देना होगा, इसीलिए ये मामला पेचीदा है और धीरे धीरे जांच चल रही है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप ये बता रही हैं कि शादी अब उनकी हो चुकी है, उनकी वो पत्नी बन चुकी हैं, तो क्या उनकी शादी वहां पर रजिस्टर्ड हो चुकी है? क्योंकि जो स्टोरी हमारे पास थी वो यही थी कि जिस मुखबर ने पुलिस को इनका बताया है वो पुलिस का ही मुखबर था, तो वो एजेंट से राब्ता कर रहे थे शादी करने के लिए, तो शादी कंफर्म है, हो गई है और रजिस्टर्ड भी हो चुकी है? देखिए, ये बात सीमा और सचिन ने खुद बताई थी कि वो जो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, जहाँ हिंदुओं की बहुत आस्था है, हिंदुस्तानियों की बहुत आस्था है, और इसी ये एक मेजर वजह भी है कि हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वहां जाकर इन्होंने कहा था कि इन्होंने शादी कर ली है। तो जाहिर तौर पर जब भगवान को साक्षी मानकर उन्होंने शादी कर ली है, और अब क्योंकि जो पेपर है, जो कागजात है सीमा हैदर के अनवर, वो पाकिस्तानी है और जो हिंदुस्तानी कागजात है वो उनके फर्जी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैरिज रजिस्टर्ड या रजिस्टर के लिए वैलिड होगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर सीमा खुद से कह रही है कि उन्होंने शादी की है, क्योंकि हिंदुस्तानी रीति रिवाज के हिसाब से वो पूरा मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान में रहती हैं और क्योंकि सचिन के गाँव ने, ना सिर्फ उनके परिवार ने बल्कि सचिन के गाँव ने भी उनको बहु स्वीकार कर दिया है, तो सामाजिक तौर पर तो वो देखिए शादीशुदा है ही। लेकिन रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कागजात चाहिए होते हैं उसके लिए, और सीमा के पास वो कागजात है नहीं। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगी कि जहां हम कागजात की बात कर रहे हैं वहां हम ह्यूमन राइट्स को अवॉइड नहीं कर सकते, जहां एक तरफ ना सिर्फ सचिन ने, ना सिर्फ सीमा ने, बल्कि उनके पूरे गाँव ने, और यहाँ तक कि आप भी मीडिया में देख रहे होंगे
हिंदुस्तान ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है अपनी बहू के तौर पर। तो ये दोनों तरीके से ये चीजें जो ये केस जो है वो चल रहा है। ठीक है, और पाकिस्तानी सिफारत खाने को भी फिर इसमें एंगेज किया गया है, पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से रीच आउट किया गया अभी इस मामले पर सीमा को? अभी तक जो हम देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीमा अभी तक सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया से ही बात कर रही थी और जांच जो है वो एजेंसीज द्वारा की जा रही है। हाँ, एजेंसीज क्या कर रही है वो उनका इंटरनल मैटर, जब वो किसी रिपोर्ट पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगी तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। बाकी जो आ रहे हैं पाकिस्तान से भी आप भी देख ही रहे होंगे अनवर की अब सीमा की पुरानी सहेलियां, उसके पुराने दोस्त, उसके आस पड़ोस वाले, और पाकिस्तानी मीडिया भी उनका इंटरव्यू ले रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले को दोनों देशों में तूल दिया जा रहा है ये भी आपके सामने है। और अगर आप कहें कि पॉलिटिकल क्या निष्कर्ष है तो एजेंसी अपना काम कर रही है। ठीक है, और जिस तरह से सिमरन आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी मीडिया में किस तरह से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हम जो देख रहे हैं बहुत से मफरूजे हैं, बहुत सी मीम्स बन रही हैं, कोई एजेंट भी कहा जा रहा है किसी की जानिब से, ये भी कहा जा रहा है कि सचिन ने शायद कोई काला जादू करवाया था इसीलिए सीमा सरहद पार चली गई हैं। देखिए, ये तो कहना सरासर गलत है, लेकिन मैं वही कहूंगी कि अब पाकिस्तानी आवाम है तो वो जाहिर तौर पर सीमा के हक की बात करेगी और हमारी हिंदुस्तानी आवाम है वो जाहिर तौर पर सचिन के हक की बात करेगी। लेकिन आप अगर इनके इंटरव्यूज देखें अनवर, तो सीमा इज वेरी आउटस्पोकन, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, हर बात का जवाब वो देती है। सचिन बेचारा चुपचाप साइड में बैठा रहता है। और चाहे अगर आपका अगर मैं दोहराऊं डायलॉग, आपने कहा कि काला जादू करवा दिया है, तो आप खुद देखिए ना, जब सीमा ने कहा कि जब वो पहली बार नेपाल आई थी तो वो खुद अकेली आई थी सचिन के साथ रहने के लिए, लेकिन सचिन ने इंसिस्ट किया कि आपके बच्चे वहां पर खराब हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को भी लेकर आइए। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ठीक है इश्क मोहब्बत का मामला, उसमें सरहदें कुछ नहीं कर सकती, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का भी मामला है। और अगर ऐसा कुछ है भी कि पाकिस्तानी एजेंट है सीमा या कुछ करके, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ होगा वो तो सबके सामने जाहिर हो ही जाएगा। तो ऐसे मीम्स वगैरह किसी महिला के लिए बनाने मुझे लगता है सही नहीं है, बेशक वो हिंदुस्तान में बन रहा हो या पाकिस्तान में। ये और इस हवाले से जो सचिन की फैमिली है, सचिन का जो एक सर्कल है, जो दोस्त यार हैं, उनसे भी शायद मीडिया की बात हुई होगी। फैमिली क्या कह रही है सचिन की? सचिन की फैमिली ने, मैं आपको बताऊं अनवर, सचिन की फैमिली ने सीमा को बाकायदा बहू के तौर पर एक्सेप्ट किया है। वो लोग बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि अब सीमा हिंदुस्तान आ गई है, वो उसने इंडियन कल्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। अगर आपने भी वीडियोस में देखा हो, प्रॉपर साड़ी पहनती है हिंदुस्तानी महिला की तरह, सिंदूर मंगलसूत्र लगाती है, हिंदी में बात करती है, पूजा करती है। तो ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि उनके गाँव वाले भी बहुत ज्यादा खुश है। और एक रिपोर्ट में देख रही थी अनवर, जिसपे गाँव वाले उनको सचिन और सीमा को शगुन देने आ रहे हैं अपने अपने घर से कि हमारे गांव में बहू आई है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज है कि जब भी घर के किसी लड़के की या गांव में किसी लड़के की शादी होती है तो गांव वाले बहू को मुंह दिखाई या कुछ तोहफा या कुछ शगुन के तौर पर कुछ देने आते हैं। तो बाकायदा उस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में इस वक्त जिस गांव में। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी देर तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कब तक इस तमाम तर मामले को कंप्लीट कर लिया जाएगा, कब तक फैसला लिया जाएगा? और ये भी शायद अभी तक नहीं कंफर्म कि वो लोग कहाँ पर हैं, वो कस्टडी में हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हैं? नहीं, वो अपने घर पर है, बट बीते 24 घंटे से वो वहां पर मौजूद नहीं है जहां पर वो इंटरव्यूज दिया करते थे, जहां तक कि मुझे लगता है, मेरी निजी राय है, क्योंकि सीमा ने पहले भी कहा था कि मीडिया का जमावड़ा बहुत रहता है जिस वजह से वो परेशान है, उनको समय नहीं मिल पाता ना खाना पीने के लिए ना आराम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय के लिए मीडिया से दूरी बनाने के लिए वो थोड़ा सा इधर उधर चले गए हैं। बाकी बात रही एजेंसीज की, कब तक ये पूरा मामला हल हो पाएगा, तो देखिए जाहिर तौर पर अनवर इसमें समय तो लगेगा। अगर बात करें कि गैर कानूनी तरीके से या बिना कागजात के कोई महिला हिंदुस्तान में आई है, फिर वही बात की इस मामले को अगर इस तरीके से देखें तो ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से हल हो जाता और सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन अब सीमा यहाँ हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, वो कहती है कि उन्होंने शादी कर ली है, बेशक वो सोशल मैरिज हो, कहती है कि उन्होंने शादी कर ली और हिंदुस्तानियों ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा बन गया है क्योंकि अब ये ह्यूमन राइट्स में भी आएगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि जांच थोड़ी लंबी चलेगी अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भारत से सीनियर सहाफ़ी सिमरन कौर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में फ़न ख़त्ताती का आगाज़ अरबों की आमद से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के साथ बहुत से आलम दीन और कुछ ख़त्तात भी आए जिन्होंने पहले सिंध और फिर पंजाब में इस फ़न की दागबेल डाली। इसको कैलीग्राफी कहा जाता है। पाकिस्तान में इस फ़न ने खूब नाम कमाया, मशहूर ज़माना ख़त्तात पैदा किए और एक दौर में जो बोर्ड्स थे, बैनर्स थे, वो भी हाथ से लिखे जाते थे। किताबें हाथों से तहरीर की जाती थी, लेकिन फिर जदीदियत आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई जो कि इस फ़न को खाने लगी। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि इस फ़न को ज़िंदा रखने वाले मौजूद हैं, बल्कि जो नौजवान नस्ल है इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नौजवान मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। हमें इस्लामी कैलीग्राफर मोहम्मद उमैर ने जो इनके हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। अच्छा, बहुत हैं आप यंग एज में इस बारीक फ़न पर काम कर रहे हैं, तो कब से ही आपने स्टार्ट किया? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये तकरीबन मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ पूरा। स्कूल लाइफ में ही मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम कम था शौक, बट अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसके अंदर कोशिश करते गए तो फिर कुछ बेसिक्स की समझ आई, फिर उनको समझा, लिखा, तो फिर उस टाइम से लेके इसके अंदर और बारीकी के अंदर जाते रहे और इंशाल्लाह आगे भी इसके ऊपर और काम करते रहेंगे। ठीक है, तो कहीं से सीखा है, खुद से शौक था, खुद से प्रैक्टिस करते रहे हैं? जी, पहले तो खुद से शौक था, खुद से करते रहे हैं। बाद में बेसिक, क्योंकि ज़रूरी होता है बेसिक्स, आप जब तक सीखते नहीं है ना उसकी आपको समझ नहीं आती। मैंने भी इस तरह बेसिक सीखी हैं एक जगह से, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से लेके अब तक मेरा बहुत फ़र्क आया काम में। अच्छा, हमारे यहाँ जो ख़त्ताती के हैं वो पुराने स्कूल्स हैं, जिस तरह से अब ये मॉडर्न कैलीग्राफी है एक, तो इसमें आप देख रहे हैं नए ख़यालात शामिल हो चुके हैं, नए एलिमेंट्स शामिल हो चुके हैं। डे बाय डे इसमें भी अब हम देख रहे हैं कि जदीदपन है वो नज़र आ रहा है। जी, बेशक ऐसे ही है। पहले बिल्कुल सादा की नाम कैलीग्राफी की जाती थी, अब उसके अंदर बैकग्राउंड से उसके ऊपर काम बेकी में बहुत सारे, जैसे कि उस्ताद बहुत पुराने हैं, उनसे क्या नाम है वो नई चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जैसे कि अब ये चीज़ें हैं, इसको हम ये सारे नेमो फल्ला लिखे हुए हैं इसके ऊपर। अब इससे तरह जो उनसे बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं जो हम बारीकी में जा सकते हैं। आगे भी और चीज़ें अभी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब ये आपका जो आर्ट वर्क है ये मेरे पास भी इस वक्त पड़ा हुआ है, हमारी स्क्रीन पर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ लाइव आप हमें लिख कर दिखाएं जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए। जी बेशक। जी जी, फिर साथ साथ हम बात भी करते रहते हैं। जी जी। ब्रशेस कहाँ गए मेरे ब्रशेस घूम गए हैं। चलें हाथ गंदे कर लेते हैं। जी जी। तो अब तक कितना काम कर चुके हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जो ख़ास काम था वो क्या था? मेरे इस टाइम की सबसे बड़ी पेंटिंग जो उनकी 99 नेमो फल्ला पे है। अच्छा, ठीक है। वो मैंने बनाई थी। तो कितने मैक्सिमम बड़े साइज़ का आप अभी तक ये जो कैनवस पे बना चुके हैं? 4 फीट बाय 4 फीट की। 4 फीट बाय 4 फीट, ठीक है। और जिस तरह से मज़ीद भी अभी इन पर काम हो रहा है? जी जी बेशक। और कोई एग्जीबिशन वगैरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जीबिशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इसके अंदर और भी अभी बारीकी में जा रहे हैं, अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे कि अब टाइम के साथ चीज़ें, साथ साथ मैं चाहूँगा आप बताते भी जाएँ कि किस तरह से आप कर रहे हैं। जैसे कि ये पेंट है, हमने इसको पहले इसके ऊपर हमने बना लेना है, फिर हमने ऊपर कैनवस के ऊपर इसको करना है। तो ठीक है, हाँ जी, इस साइड पे ये आती है स्टॉक बैकग्राउंड के अंदर, जो हम बहुत जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड अभी आप रेडी कर रहे हैं? जी ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड हम तैयार किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि काम जो उनसे ना लंबा हो जाता है, पेंट सूखते हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है। ठीक है। तो जो हमने नॉर्मली काम करना होता है उसके अंदर अभी सबसे पहले बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अब आप खुद भी सीखते रहे हैं, तो कुछ सिखाने का मरहला भी आप शुरू कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स को आप सिखा रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम सिखा भी रहा हूँ और काम जो उन्होंने सीखा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हमने देखा है सिर्फ शौक के लिए करते हैं आर्ट, कोई भी वो किसी किस्म का भी आर्ट हो। कुछ लोग उसको एज अ प्रोफेशन फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली रोजी रोटी भी कुछ लोगों का ये जरिया है। देखिए, इसके ऊपर ना बेसिकली है हमारा हुकूमत के ऊपर, जो उनसे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, उस वजह से स्टूडेंट्स ना भागते हैं इस काम से। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेम है। ठीक है। इस काम के अंदर ना, और
बहुत से लोग हैं जो इसको आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, बस जो सा चीज़ें बहुत महंगी हैं उस वजह से लोग आगे नहीं आ रहे। तो एक अगर हम आपसे पूछें कि कितने में रेडी हो जाता है, कितने में रेडी हो जाता है अगर कोई करवाना चाहे, क्या उसका हदिया होता है? इसका हदिया मैक्सिमम भी ना जो सा नॉर्मली पेंटिंग है वो 3000 से 2500 तक चली जाती है। ठीक है। और उसके ऊपर बाकी फ्रेमिंग की अलग आती है, अलग कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग जो से उसको जितना हम अच्छा करना चाहते हैं ठीक है वो होता है। ये है डबल बैकग्राउंड, डबल कलर में ना बैकग्राउंड हमने तैयार की है। तो जो कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं आप, इनकी क्या लाइफ होती है? ये लाइफ टाइम वाटरप्रूफ कलर्स होते हैं। ठीक है। और ये लाइफ टाइम होता है सारा। और कितना वक्त लगता है अगर कोई सीखना चाहे, कितना वक्त इसके लिए दरकार है? वैसे तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई वक्त नहीं होता, लेकिन अगर कोई एक कैलीग्राफर बनना चाहता है तो कितना वक्त उसको चाहिए? अब जो सा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो उसको चाहिए तकरीबन 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। अब हम सीखने के बाद हम टोटली जो सा ना उसके ऊपर कवर करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है। तो हम जो सा ना उसके ऊपर हम मेहनत करके उसके अंदर काम कर सकते हैं। और सबसे अगर हम कहें कि जल्दी अगर आपने बनाना, जिस तरह से आप अभी हमारे लिए बना रहे हैं, तो ये कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? ये तकरीबन आधे घंटे का काम है। अभी जो हम रेडी कर रहे हैं ये बस सूखने की देर है इसकी। अच्छा, तो वो ड्राई होने में टाइम की देर है, हम इसको ड्राई नहीं होने देंगे, इसके ऊपर ही कुछ नाम लिख देंगे क्योंकि हमें कंप्लीट करना है, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। इसको हमने ड्राई करना है, इसके ऊपर हम ब्लैक कलर से अल्लाह लिख देंगे। ठीक है। क्योंकि इसको खूबसूरत बनाने के लिए तो टाइम चाहिए होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम मैक्सिमम जो सा टाइम होता है उसके अंदर जो भी बने। हाँ, इसके अंदर पानी हमने ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है। क्योंकि पेंट होता है ड्राई, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। वाह, ये मल्ला लिखा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाएं जो वो लिख रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत लिखना और एक प्रॉपर कैनवस रेडी करना, ये भी बड़ी बात है। अक्सर लोग कहते हैं ज़बर ज़ेर नहीं हमसे डलती, हम करते हैं बड़े ब्रशेस के साथ ही लगा देते हैं, उससे जो सा ना हमारे डलता नहीं है। ये हमारे कलरफुल जो सी बैकग्राउंड में तैयार हो गई है। अल्लाह भी हमारा बैकग्राउंड में देखें कि कलरफुल ही आया है। बिल्कुल, कलर स्कीम जो यूज़ की गई है वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उमैर इस्लामी कैलीग्राफर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और लाइव भी उन्होंने हमें कैलीग्राफी का जो एक छोटा सा नमूना है, उनका जो फ़न है वो उन्होंने हमें करके दिखाया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।